So today we're going to start another important chapter which is actually related to pre-prosthetic surgery. So let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. Pre-prosthetic surgery, by the name you can recognize कि it is done before any prosthesis. हम ये सर्जरी इसलिए करते हैं कि जब हम पेशेंट को कोई प्रोस्थेसिस देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पेशेंट को डेंचर दे रही हूँ और डेंचर के जो फेलेंजेस है वो बेसिकली उनका कांटेक्ट एक शार्प पॉइंट के साथ हो रहा है, या इस तरह है कि बोन जैसे अब कैनाइन प्रोट्रूबेंस है, कहीं कैनाइन के कहीं कहीं हमें कैनाइन प्रोट्रूबेंस देखने को मिलती है, तो उसमें हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं बोनी एरिया पर, ठीक है ना। अच्छा, इसके थ्रू हम सर्जिकल मॉडिफिकेशन करते हैं एलुलर प्रोसेस की ऑफ द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हम एक फैब्रिकेट करते हैं वेल फिटेड कंफर्टेबल एस्थेटिक डेंटल प्रोस्थेसिस। बेसिकली अल्लाह ताला ने हमारे दांतों में इस तरह रखा होता है कि जब दांतों पर प्रेशर आता है या टेंशन क्रिएट होता है तो जो भी अंडरलाइनिंग बोन होती है वो ख़ुद को रिमॉडल करती है, जिसमें फॉर्मेशन और रिजॉर्प्शन का फिनोमेना होता है, ठीक है। तो जब लॉस ऑफ टीथ होता है तो हमारी जॉ में कुछ बोनी चेंजेस आ जाती है, ठीक है, जिसे हम बेसिकली रिजॉर्प्शन हमारे पास हम कहते हैं। ये चेंजेस इसलिए होती है ना कि अब बोन पर कोई प्रेशर और टेंशन क्रिएट नहीं होता, जो बेसिकली पीडीएल के थ्रू क्रिएट होता था। पीडीएल में रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स सेंस करते हैं कि कब प्रेशर आ रहा है कब टेंशन आ रहा है, उसके मुताबिक सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और वहाँ पर फॉर्मेशन रिजॉर्प्शन का फिनोमेना करते हैं, जिसकी वजह से बोन रिमॉडलिंग होती है। लेकिन जब आपका दांत नहीं है, जब पीडीएल नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो बोन वहाँ पर उस पर कोई टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो बोन रिजॉर्प्शन होती रहती है। और बेसिकली एक्सेलरेटेड बाय डेंचर वेयरिंग, हमें एक तरह से लगता है कि पेशेंट जब डेंचर पहन लेगा तो दांत तो ठीक हो जाएंगे, मतलब, लेकिन इस तरह नहीं होता है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल डेंचर्स होते हैं उन पर जो फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अनइक्वल होती है, प्रॉपरली नहीं होती, तो कहीं पर ज़्यादा पड़ रहा है कहीं पर कम पड़ रहा है, तो इसकी वजह से भी बोन रिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैंडिबल में ज़्यादा रिजॉर्प्शन होती है एज़ कम्पेयर टू मैक्सिला, क्यों? क्योंकि मैंडिबल का सरफेस एरिया कम है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेज जो है वो अनइक्वल है ओक्लूजन की, ठीक है। लेकिन फिर हमारे पास एक दूसरी चीज़ है जो इम्प्लांट्स होती है। इम्प्लांट ने पूरी ट्रीटमेंट प्लानिंग को ही चेंज कर लिया। बिफोर एक्सट्रैक्शन जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम पेशेंट की क्या करते हैं कि इम्प्लांट प्लेसमेंट इमिडिएटली या फ्यूचर में जब करनी होती है तो उसके मुताबिक हम उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं, प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी करते हैं, ठीक है। इसमें हम मैक्सिमम प्रिजर्वेशन ऑफ हार्ट टिश्यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एल्वेलर और जो हाइट और विड्थ होती है, क्योंकि इम्प्लांट के लिए हमारे पास बोन की हाइट विड्थ वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो पहले जो है एल्वेलर रिज की फॉर्म में उस पर देखा जाता था, अब जॉ की रिलेशनशिप को देखा जाता है, पैलेटल या वेस्टिबुलर डेप्थ कितनी है, ट्यूबरसिटी के फॉर्म को देखा जाता है, केराटिनाइज टिश्यूज़ को देखा जाता है और अवॉइड किया जाता है कंप्रेशन नियर द न्यूरोवेस्कुलर बंडल को, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रिजर्वेशन ऑफ एल्वेलर रिज फॉर इम्प्लांट प्लेसमेंट, क्योंकि इम्प्लांट के लिए बोन क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर एक एक्सेसिव रिजॉर्ब्ड रिज होती है ना तो उस पर हम कभी इम्प्लांट नहीं देते, क्योंकि उसमें जो बोन फॉर्मिंग कैपेसिटी वो बहुत कम हमारे पास होती है, स्ट्रेसेस ज़्यादा आएगी और मतलब वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा बोन, ठीक है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी? प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, ये बेसिकली रीलोकेशन ऑफ द मसल्स ऑफ फ्रीनम अटैचमेंट करते हैं, जहाँ पर फ्रीनम की अटैचमेंट बेसिकली इबनॉर्मल या जो उसकी लोकेशन है वो सही नहीं है, उसको रिलोकेट करते हैं। डिजीज़ जो होते हैं उनको एलिमिनेट करते हैं, ऑरल टिश्यूज़ को स्ट्रक्चर्स को कंजर्व करते हैं, प्रोवाइड करते हैं रेजिडुअल टिश्यू जो विथस्टैंड कर सके मेस्टिकेटिव फोर्सेस को और मेंटेन कर सके फंक्शन, एस्थेटिक्स और मैक्सिलरी मैंडिबुलर रिज रिलेशनशिप की करेक्शन करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, सिस्टमेटिक या लोकल फैक्टर्स होते हैं, जो इफेक्ट करते हैं आपकी एल्वेलर बोन रिजॉर्प्शन को। इसमें हमारे पास सिस्टमेटिक फैक्टर्स में न्यूट्रिशनल डिफिशेंसीज होती है, अगर पेशेंट में विटामिन डी की डिफिशेंसी हो। इसमें भी फिर हमारे पास ये आता है कि हमें पता है कि लिवर में हमारे पास कैल्सिट्रायोल होता है जो कैल्शियम में चेंज होता है, जो बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जिन लोगों में लिवर डिजीज़ होते हैं
उनमें ये फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब हमारे पास सिस्टमेटिक बोन डिजीज़ ऑस्टियोपोरोसिस में भी हमारे पास क्या होता है कि ऑफ कोर्स एल्वियोलर रिज रिजॉर्प्शन होती है, क्योंकि इसमें पेशेंट को बिसफॉस्फोनेट्स देते। बिसफॉस्फोनेट्स में जो बोन रिमॉडलिंग होती है ना, उसमें बोन डेंस हो जाती है, तो बोन की जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है वो कंप्रेस हो जाती है और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है, मतलब बोन फॉर्मेशन होती रहती है, बस रिजॉर्प्शन का कोई वो ही नहीं होता। तो बोन बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है। फिर हमारे पास लोकल फैक्टर्स में एल्विलोब्लास्टी एक टेक्निक होती है। जब हम दांत को रिमूव करते हैं तो लोकलाइज ट्रॉमा हो जाते हैं एल्विलर प्रोसेस को। डेंचर वेयरिंग भी क्या करती है कि प्रॉपर एडेप्टेशन नहीं होती डेंचर की, या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेज विच आई हैव टोल्ड यू, उसकी वजह से भी होती है। अब फेशियल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ बोन होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं एल्वियल रिज को। जिन लोगों में लो मैंडिबुलर प्लेन होती है एंड मोर एक्यूट गोनाइल एंगल्स होते हैं, वो बेसिकली जनरेट करते हैं मोर बाइटिंग फोर्सेस, ग्रेटर प्रेशर पड़ते हैं एल्वियल रिज पर। इसकी वजह से क्या होता है कि जब आपके पास जो सिस्टमेटिक लोकल फैक्टर्स होते हैं जब इफेक्ट करते हैं तो एल्वियल रिज जो है वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास इंटर आर्ट स्पेस ज़्यादा हो जाती है और ये इन्फ्लुएंस करती है सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू जैसे चीक्स होते हैं, टंग वगैरह, और हमारे पास जो स्टेबिलिटी और रिटेंशन ऑफ द प्रोस्थेसिस है वो रिड्यूस हो जाती है। पेशेंट को ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। इन मोर सेवियर केसेस क्या होता है कि कभी कभार रिस्क होते हैं कि मैंडिबुलर फ्रैक्चर ना हो जाए। ठीक है, अगर पेशेंट का क्या होता है जब हम प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट करते हैं किसी ऐसे दांत की जो पैदाइशी जो एक्वायर्ड या कंजेनिटली एब्सेंट होता है, तो उसमें हम सर्जिकल प्रिपरेशन करते हैं कि जो रिमेनिंग टिश्यूज़ है उसे बेस्ट यूज़ कर सके फॉर प्रोस्थेटिक रिप्लेसमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर फ्रीनम अटैचमेंट्स है, एक्सोस्टोसिस है, हैव नो सिग्निफिकेंट व्हेन, मतलब इनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उल्टा ये हमारे लिए ऑब्स्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इनको हम रिमूव कर लेते हैं। मैक्सिमम हमने क्या कहा, हमें मैक्सिमम प्रिजर्वेशन चाहिए हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू की ड्यूरिंग प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी। नाउ मूविंग टू 11 ट्विस्टिक्स दैट बेस्ट डेंचर सपोर्ट के लिए किया। इसमें हमारे पास कोई इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैथोलॉजिकल लीजन्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो रिलेशनशिप है इन ईपी वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स वो नॉर्मल होनी चाहिए। हमारे पास क्या होनी चाहिए कि जो एल्विलर रिज हो जाती है या जो आर्च फॉर्म है वो यू शेप्ड होनी चाहिए। आइडियल शेप जो होनी चाहिए वो यू शेप्ड होनी चाहिए। जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स है इट शुड बी एक्चुअली पैरेलल। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है कि कोई बोनी या सॉफ्ट टिश्यू प्रोट्रूबेंस नहीं होनी चाहिए, अंडरकट्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो पैलेटल वॉल्ट है वो अच्छा खासा होना चाहिए, एडुकेट होना चाहिए। जो पोस्टीरियर ट्यूबरोसिटी नॉचिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि वो स्टेबलाइजेशन कॉज करती है ऑफ द डेंचर। हमारे पास क्रेटेनाइज मिकोसा होना चाहिए, एडुकेट अटैच क्रेटेनाइज मिकोसा होना चाहिए। प्राइमरी डेंचर बेरिंग एरियाज में वेस्टिबुलर डेप्थ अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेंथ वेयर मैंडिबुलर फ्रैक्चर, अच्छा हमारे पास एडेड स्ट्रेंथ होनी चाहिए जहाँ मैंडिबुलर फ्रैक्चर हो सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ द न्यूरोवेस्कुलर बंडल होना चाहिए। एडुकेट बोनी सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, एंड अटैच सॉफ्ट टिश्यू कवरिंग होनी चाहिए टू फैसिलिटेट इम्प्लांट प्लेसमेंट व्हेन नेसेसरी। ठीक है, हमारे पास अच्छा खासा बोनी सपोर्ट होने चाहिए कि मतलब एक्सेसिव रिज रिजॉर्ब ना हो। सॉफ्ट टिश्यूज़ की कवरिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करती है इम्प्लांट की प्लेसमेंट में बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है।